तो दोस्तों let's start our discussion on 1 second. Yeah. So let's start our discussion on environmental law. And in fact, this will be a very concise video, just covering all that is asked in the exam. तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं, and I'll emphasize कि आप नोट डाउन करते जाइएगा. तो let's start with constitutional provisions. आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दी गई है, उसमें इसको रीड किया गया है. आर्टिकल 48A कैसे याद करिएगा? 48A कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि 48 होता है आपका वो जो इट्स अ डीपीएसपी. फर्स्ट ऑफ ऑल 48 आप ऐसे याद रख सकते, 8 इज गेट. तो गेट पे जैसे लेट्स से अगर कोई गांव के सेटिंग से आए हो तो गेट पे गाय वगैरह बंधी होती थी. तो जो भी प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर की बात होती है वो गाय से रिलेटेड मतलब उससे होती है. अब एनवायरनमेंट आपको ये याद है कि इंदिरा गांधी को एनवायरनमेंट से बहुत प्यार था, क्योंकि उन्होंने 5 चीजों को विच इंक्लूडेड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उसको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाई थी. तो इसलिए 48A वो अमेंडमेंट के थ्रू लाई थी यहाँ पर, मतलब कोई एक अमेंडमेंट के थ्रू डीपीएसपी में आया गया था एनवायरनमेंट को बचाना. अब पॉइंट है कि एनिमल वाला पार्ट यही था विच इज क्लोजेस्ट टू एनवायरनमेंट, तो इसके बाद ही होना चाहिए बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेल कोडिफाइड. तो 48A डील करता है. इनफैक्ट ये वाला मैं डीपीएसपी वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार याद करवा दूंगा अभी एग्जाम से 2 दिन मतलब कल परसों में. वी कम टू नाउ 51A, मतलब एक अपना ड्यूटी भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना. वो कैसे याद करेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एनवायरनमेंट इज लाइक हेवन, तो 7 इज हेवन. तो अगर हम ए बी सी डी ई 5 F 6 G 7, तो 51AG इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. बस ये याद रख लीजिए. आगे बढ़ते हैं. सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, ईयर शायद 1986 है बट ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला था कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, और मतलब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और इस तरह हेल्दी एनवायरनमेंट. अब कुछ थ्योरीज हैं जो कि हमारे काम की हैं. इस वजह से जब ये पोस्ट मैं थोड़ा एडिट कर दूंगा जिसमें जजमेंट भी डाल दूंगा, बट आप नोट बनाते जाइए तो आपको याद रहे. तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल. पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या है कि जो पॉल्यूटर है उसको पे करना पड़ेगा एज द नेम सजेस्ट. लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दोनों तरीके से, कॉस्ट ऑफ अगर एनवायरनमेंट को डैमेज हो गया तो उसको रिस्टोर करने में, और कोई विक्टिम को फंसा है उससे तो उसको भी, विक्टिम को भी कॉम्पनसेट करना होगा. दोनों पहलू देखने होंगे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल. अभी मैं एक बार एंड में बता दूं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो एनवायरनमेंट वाले एक्ट थे, बट उसको एक सेक्शन 20 EPA में इसका प्रोविजन भी दी हुई है कि पॉल्यूटर पेज का. अब पॉल्यूटर पेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? वेल्लोर सिटीजन फोरम. कैसे याद रखेंगे? अच्छा, वेल्लोर में क्या है? तो वेल्लोर इज इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में टैनरी बहुत ज्यादा होती है, तो टी से तमिलनाडु, टी से टैनरी. तो वेल्लोर सिटीजन फोरम टैनरी वाला केस था. उसमें पहली बार कोर्ट ने वेल्लोर पॉल्यूटर, इस तरह याद रखो, तो पहली बार पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल डाला था. और उसने बोला था कि जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है उसकी लाइबिलिटी एब्सोल्यूट हो. ये 1996 का केस है वेल्लोर सिटीजन फोरम. सॉरी इट्स 1988 का केस है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं, 88 का केस है वैसे. बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आ गया था उसी में, ओलियम गैस लीक केस में. लेकिन दैट वाज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की जो इंडस्ट्री है जिससे अगर नुकसान होगा किसी विक्टिम को तो उसके लिए एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है. लेकिन पहली बार वेल्लोर सिटीजन फोरम में बोला गया था कि इंडस्ट्री की लाइबिलिटी एब्सोल्यूट है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में. उसके बाद इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन में भी ये बात कही गई थी. इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन किस चीज से रिलेटेड है? तो आप ये याद रख सकते हैं कि इट्स मैं कैसा को बताऊं मतलब याद करने के लिए, वैसे तो अरावली माइनिंग वाला केस है. तो इसको आप देख सकते हैं कि जैसे आई से इंडिया इट्स अबावेल अरावली माइनिंग केस, उससे रिलेटेड आप याद रख सकते हैं. उसमें भी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सॉरी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल की बात हुई थी. अब उसके बाद आते हैं हम लोग प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कई जगह अप्लाई हुआ है. जैसे पहली बार तो आपका ये अप्लाई हुआ था इसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. एक तो सबसे पहले इसमें आपके ताज ट्रेपीजियम के जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एक और MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है आपका कानपुर टैनरीज केस. लेकिन मतलब इन सब में वैसे यही सब बातें हुई हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट आपका ये है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इसमें लगाया गया था. दूसरी बात है एक तीसरे की पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, ये वाला केस कौन सा है कि ब्यास रिवर पे ये वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड केस था. तो बोला गया था वाटर जो भी ये सब वाटर है, जंगल है, फॉरेस्ट, ये सब पब्लिक ट्रस्ट है और ये किसी एक प्राइवेट पर्सन को नहीं दिया जा सकता.
कमलनाथ वैसे भी पॉलिटिशियन है, उसको प्राइवेट ओनरशिप की वो मतलब उसको सरकार ने दे दिया था, तो वो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन उसमें लगाई गई थी। और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक केस है रूरल लिटिगेशन केंद्र करके एक केस है, उसमें देहरादून माइनिंग केस है, उसमें जो लाइमस्टोन क्वायरिंग मतलब लाइमस्टोन माइनिंग इन सब देहरादून क्वायरिंग का केस था। तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि आपको भाई बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब इंडस्ट्रियल नीड भी इंपॉर्टेंट है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वहां पे आया था। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के साथ आप इंटर जनरेशनल इक्विटी की बात करेंगे। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मेन रैशनल क्या है कि जो भी जैसे भी रिसोर्सेज हैं उनको पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए। तो इसी का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि इट शुड बी इंटर जनरेशनल इक्विटी ऑल्सो, मतलब दूसरे जनरेशन को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी आप इंटर जनरेशनल इक्विटी यूज कर सकते हैं। तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल अपना इंपॉर्टेंट है, इसके जैसा आपने वेल्लोर सिटीजन फोरम देख लिया और इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन, और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल आपका इंडियन सॉरी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है वेल्लोर और पॉल्यूटर, और आपका प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इंडियन भी मतलब इसमें आ जाएगा, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी इसमें आ जाएगा। और उसके बाद आपका ताज टेक्नीजियम केस है। अब हम आते हैं एनजीटी एक्ट 2010। ये सबसे पहले आप ये देखिए, एनजीटी इज स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनजीटी एक्ट, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूट करने की आइडिया है कहां से, अथॉरिटी कहां से आई, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बोला गया था कि ट्राइब्यूनल्स या कोर्ट्स बन सकते हैं, तो उससे एनजीटी एक्ट बना 2010 में। इंपॉर्टेंट ये है कि एनजीटी एक्ट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सीपीसी वगैरह नहीं फॉलो करता है, क्योंकि अगर उसमें उलझे रह जाएंगे तो जैसा आपका सिविल केस लंबे चलते हैं, जबकि एनजीटी को 6 महीने में जजमेंट देना होता है, 6 मंथ में आपको जजमेंट देता है। एनजीटी एक्ट रिलीफ, कॉम्पनसेशन और रेस्टिट्यूशन तीनों देता है। एक और बात ये ध्यान रखिए, एनजीटी की अपील एनजीटी के ही अपीलेट डिवीजन में अपीलेट बोर्ड में हो जाती है, और उसके बाद अपील सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो इसलिए ये भी बात स्टेटमेंट सही है कि एनजीटी की अपील एनजीटी में हो सकती है। वैसे ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कभी, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एक्ट हैं जिसपे एनजीटी का जुरिस्डिक्शन है। तो आप इसको 7 एक्ट याद रखिए, एक वाटर एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट 1977, उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में ही कैंपा है जिसमें कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन की बात होती है। एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 वो तो होना ही चाहिए, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट 1991। अच्छा ईयर एग्जैक्ट आप प्लीज मत याद कीजिएगा क्योंकि वो कभी नहीं पूछा जाएगा, आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में चाहिए, तो हो सकता है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1994 में आया होगा, मैंने गलती से 1991 भी लिख सकता हूँ। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वो है जिसमें फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग की बात हुई है, या ये सब नगोया प्रोटोकॉल के बाद ये सब हुआ था। तो देखिए इसी के साथ आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये भी मतलब आपको मतलब एक्ट भी याद हो गए। लेकिन सबसे पहले आप याद रख सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हुआ था, जिस पे इस पर जुरिस्डिक्शन नहीं, एक इंपॉर्टेंट एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इस पे नहीं है। उसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एक आपका 1929 में हुआ था, उस पर भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। उसके अलावा बाकी सब फॉरेस्ट साइट एक्ट 2006 में आया था। तो इस ऑर्डर में आपको क्रोनोलॉजी भी और याद हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा अपना केस। एक बार मैं आप बस एक बार ये देख लेता हूँ कि इसमें कुछ हमारा छूट तो नहीं रहा है इसके केसेस को देखकर। एक सेकंड, हमने काम के केसेस देख लिए कौन कौन। वेल्लोर सिटीजन फोरम पॉल्यूटेड पेज प्रिंसिपल है। इंटेलेक्चुअल फोरम तिरुपति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें ये एक पीआई हुआ था इसमें, और इसमें कोर्ट ने मतलब को हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर हुआ था। कोर्ट ने मतलब हाँ हाउसेज इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट किसी एक को कहा जा रहा है। एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। अच्छा एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ में ये भी था, वो कोर्ट ने कहा था कि एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी मिल सकते हैं जुरिस्डिक्शन के। उसके बाद अगर हम आगे आएंगे स्टेट ऑफ एमपी, और ये नहीं जरूरत है कि इंडिया एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कानपुर टैमरीज केस है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस है, उसी में कानपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस था और ये कानपुर टैनरीज का केस था, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। तेजी तागिरागर, नॉट इम्पोर्टेंट। राजेंद्र सिंह भंडारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एनजीटी जो कि कंस्ट्रक्शन को रोक दिया था इनके हॉस्टल को, ये भी नहीं जरूरत है। दिव्या फार्मेसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या हाँ सॉरी
आई होप रिकॉर्डिंग अभी चल रही होगी। जस्ट 1 सेकेंड। रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये है रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ, दिव्या फार्मेसी वर्सेस यूनियन ऑफ, सॉरी, हाँ, so let's start. Uh, in fact, sorry for this inconvenience. I don't know battery है। हाँ, तो दिव्य फार्मेसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड है। और इनफैक्ट वही वाला केस है जो मैं एनजीटी में बोला था ना, कि उसमें एक नगोया प्रोटोकॉल में हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में इंक्लूड किया हुआ है फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। एशियाटिक लायन, तो ये बस केस का नाम एक याद रख सकते हैं, जैसे सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ WWF, वाइल्ड लाइफ फोरम, तो इट्स एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। और इनफैक्ट जो अभी चीता भी रीइंट्रोडक्शन हुआ है कूनो नेशनल पार्क में, तो उसके बारे में बात हुई थी। तो सेंटर ने एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन को उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और चीता वाले को ओके कर दिया था। तो सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ WWF, उससे याद रख सकते हैं। नियामगिरी हिल्स केस, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इट्स नियामगिरी हिल्स केस। इसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से रिलेटेड बात हुई थी कि एक जो एल्यूमिनियम माइनिंग कंपनी थी उसको मिल गया था विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम ग्राम सभा। तो इसको उड़ीसा, बिकॉज वो उड़ीसा में एक नियामगिरी हिल्स है, उससे रिलेटेड था ये नियामगिरी हिल्स केसेस को कहते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये सब हमने देख ही लिया है, कोई इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसमें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट की बात हुई है, बस ये याद रख लो कि हाँ भाई इस एक्ट में हुई थी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रेलिवेंट प्रोविजन यहाँ पर दिए हुए हैं। ओलियम गैस लीक केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात हुई थी। ये नहीं जरूरत है। जगन्नाथ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, वेल्लोर सिटीजन फोरम, अभी मैंने बोला वेल्लोर में पॉल्यूटर भी हुआ है और प्रिकॉशनरी भी हुआ है, इट्स एन इंपॉर्टेंट केस। लेकिन वेल्लोर इज द फर्स्ट केस जिसमें पॉल्यूटर की बात हुई थी, प्रिकॉशनरी की भी बात इसमें है। प्रिकॉशनरी वेल्लोर सिटीजन फोरम, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन में भी हुआ है। तो इसका मतलब अगर आपको ये कहना पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल वेल्लोर में पहली बार आया था, वेल्लोर और पॉल्यूटर राइम करता है, और इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन में भी आया था, और प्रिकॉशनरी सिर्फ वेल्लोर में आया था। उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, बिकॉज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की भी बात उसमें हुई है। फोरम प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट एंड साउंड पॉल्यूशन, ये तो ऑब्वियसली साउंड पॉल्यूशन से डील करेगा। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से आता है, क्योंकि इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 भोपाल गैस लीक के बाद आया था। सिटीजन सूट प्रोविजन ये सब छोड़ो, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये उसी से रिलेटेड है, वो उसमें कॉम्पनसेशन की बात हुई थी। दिल्ली बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। TN गोदावरमन, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको फॉरेस्ट केस कहते हैं। इसमें मतलब ये 1996 से केस चल रहा है, और इसी में कोर्ट ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन को एनलार्ज किया था। कोर्ट ने कह दिया था फॉरेस्ट का मतलब डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट होगा, इसका मतलब कोई भी पेड़ का जो समूह है वो फॉरेस्ट में आ जाएगा। और इस जिसकी अब गवर्नमेंट फॉरेस्ट के डेफिनेशन को इसलिए चेंज करना चाहती है ताकि अब लिमिटेड चीजें उसमें। तो और इसमें कंटिन्यूअस मैंडेमस दिया गया है, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन हो जाएगा कि सिर्फ 5 तरह की रिट नहीं होती। कोर्ट क्या कहता है, मतलब रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी, क्वो वारंटो, और एक और क्या है आप बताइएगा मुझे। लेकिन उसके अलावा इन द नेचर ऑफ वर्ड यूज किया, इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन द नीड कोर्ट एक नई वो भी क्रिएट कर सकता है। तो इसमें TN गोदावरमन में वो कंटिन्यूअस मेंटेनेंस किया, मतलब कि हर 1-2 महीने आकर देखेंगे क्या करा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र। ये जब भी मैंने बोला था देहरादून माइनिंग केस था, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये वही है जिसमें बोला गया था कि राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी माना जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रंटलैंड, ये सब नहीं जरूरत होगा। अ, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड वीडियो। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। रिकॉर्डिंग